स्टॉक ब्रोकर्स अब बैंकिंग और बीमा की सर्विसेज दे सकेंगे। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने इसकी अनुमति दे दी है। सेबी ने कहा है कि स्टॉक ब्रोकर्स को आरबीआई और रेडा के दायरे में आने वाली सेवाएं उपलब्ध कराने की अनुमति होगी। स्टॉक ब्रोकर्स को इससे अपने कारोबार का विस्तार करने में मदद मिलेगी। सर, इन रेगुलेशंस के तहत कौन सी सेवाएं आएंगी और इसका फायदा किसको होगा? यह बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव है और इसके पीछे कई ऐसे ट्रिगर हैं जिनके कारण सेबी को मंजूरी देनी पड़ी और ट्रिगर समझना ज़रूरी है। अब तो सारी सेवाएं, चूंकि आरबीआई और आईआरडीआई के अंडर में आने वाली जो भी सेवाएं हैं, चाहे वो बीमा हो या बैंकिंग अकाउंट्स हो, क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, वो ये सब बेचने की छूट सेबी के रजिस्टर्ड ब्रोकर्स को मिलेगी। पर सेबी को ऐसा क्यों करना पड़ा? इसकी दो बड़ी वजह है। एक बड़ी वजह यह है कि जो ऑनलाइन ब्रोकर्स हैं वो तमाम तरीके की सेवाएं दे रहे हैं या उन्होंने इस तरीके की कंपनियां बना रखी हैं जो सहयोग में इसके साथ सेवा देती हैं, जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं। जबकि जो पुराने ब्रोकर्स हैं या जो सामान्य रूप से केवल ब्रोकरेज का काम करते हैं, उनके लिए विकल्प कम है और इसलिए उनको नई कारोबारी व्यवस्थाओं में आगे बढ़ने की इजाज़त दी जा रही है। दूसरा ये कि ये कदम अब ब्रोकर्स को फिनटेक कंपनी में बदलने पर मजबूर करेगा, क्योंकि इतनी सारी सेवाएं उनके लिए दे पाना फिजिकली संभव नहीं है। तो आपको आने वाले दिनों में बहुत सारे ब्रोकरेज जो कि स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्टेड हैं और पहले ट्रेडिंग का काम करते थे, वो फिनटेक कंपनियां बनाते हुए दिखेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात यह कि इससे उनको नए कारोबार में जाने की और नए रेवेन्यू की छूट भी दी जा रही है। तो ब्रोकरेज बिजनेस जो भारत में अभी तक केवल स्टॉक मार्केट में डील से संबंधित था, जिसमें कि वो निवेशकों के लिए सौदे करते थे, वो वहां से बढ़कर अब पूरी तरह एक पूरी फुल ग्रोन फिनटेक सर्विस में बदल जाएगा और इससे हमें आने वाले दिनों में फिनटेक कंपनियों की एक नई खेप आती दिखाई देगी। अगली खबर की ओर चलते हैं, जो कि गोल्ड लोन से जुड़ी हुई है। गोल्ड लोन कारोबार में बैंकों की पकड़ मजबूत होती हुई नजर आ रही है। अब वे इस सेगमेंट में एनबीएफसी के बराबर पहुंच गए। कुछ साल पहले तक गोल्ड लोन सेगमेंट में एनबीएफसी का ही दबदबा था। आंकड़ों के मुताबिक अगर देखा जाए, मार्च में खत्म हुए वित्त वर्ष 2024-2025 के अंत में गोल्ड लोन कारोबार में एनबीएफसी की हिस्सेदारी घटकर 50.3% पर आ गई है, जो 5 साल पहले 69.4% पर थी। इस दौरान बैंकों की हिस्सेदारी 3.6% से बढ़कर 49.7% पर पहुंच गई है। सर, ये ताज़ा आंकड़े क्या बता रहे हैं और बाजार हिस्सा कैसे बदल रहा है, और क्या ये एनबीएफसी के लिए बदले नियमों का असर है? ये खबर उन लोगों को बेहद ध्यान से समझनी चाहिए जो बैंकों में निवेश करते हैं और गोल्ड लोन एनबीएफसी में निवेश करते हैं। देखते देखते 2 साल में बाजार का पूरा ढांचा बदल गया। जो बाजार पहले मुथूट या मनापुरम जैसी एनबीएफसी संभाल रही थी, बड़ा हिस्सा लिए थी 70 से 80%, वो बाजार उनके हाथ से निकल गया और जो मुख्य धारा के प्रमुख बैंक थे, सरकारी बैंक और निजी बैंक, वो गोल्ड लोन के बिजनेस में आ गए। आंकड़े बता रहे हैं कि खासतौर पर पब्लिक सेक्टर बैंक का हिस्सा 2019 में 54% था, जो बढ़ के 63% हो गया है। काफी बड़ी बढ़ोतरी दिख रही है। और कुल गोल्ड लोन में एनबीएफसी का हिस्सा 2020 में 70% के आसपास था, 50% रह गया। बैंक अब 30% की जगह करीब 50% हिस्सा ले रहे हैं, यानी अब दोनों लगभग बराबर खड़े हुए हैं। बैंकों में पीएसबी का हिस्सा सबसे तेजी से बढ़ा है और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 2025 में, और ये बदलाव केवल पिछले 1 साल का है, 2025 में आपको याद होगा आरबीआई ने गोल्ड लोन के लिए एक नया फ्रेमवर्क जारी किया था, जिसमें बैंकों और एनबीएफसी के लिए नियम एक जैसे कर दिए गए थे। लोन का एलटीवी पैमाना तय किया गया था, ऑक्शन के नियम बताए गए थे, गोल्ड की क्वालिटी गुणवत्ता तय करने के नए नियम आए थे। और इसके बाद एनबीएफसीज को जो आज़ादी मिलती थी नियमों के न होने के कारण, वो ख़त्म हो गई। एक ही जैसी कैप लगा दी गई। इसका नतीजा ये हुआ कि एनबीएफसीज को जो रेगुलेटरी गैप का, रेगुलेटरी वैक्यूम का फ़ायदा मिलता था, वो ख़त्म हुआ। बैंकों की फंडिंग सस्ती है, बैंकों के पास पैसा सस्ता मिलता है क्योंकि उनके पास डिपॉजिट्स आते हैं। एनबीएफसीज के पास डिपॉजिट्स नहीं आते, इसलिए वो ज़्यादा लोन टू वैल्यू दे सकते हैं, यानी कर्ज लेने वाले के एसेट पर वो ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं और एनबीएफसी की तुलना में प्रतिस्पर्धी ब्याज दर दे सकते हैं। और इसलिए ये पूरा का पूरा गोल्ड लोन बाजार जो किसी सब वक्त में 2024 तक एनबीएफसी के हाथ में था, उसका एक बड़ा हिस्सा बैंकों के पास पहुंच गया और बैंकों को अपनी बैलेंस शीट के लिए, बैंकों को अपने बिजनेस को चलाने के लिए एक नया रेवेन्यू सोर्स, एक नया बिजनेस सोर्स मिल गया। सर, ये भी समझाइए कि एनबीएफसी अभी कहां मजबूत नजर आ रहे हैं और आगे का ट्रेंड क्या दिखा रहा है?
एनबीएफसी दो जगह मजबूत दिखाई दे रहे हैं। जहां बहुत छोटे आकार के रिटेल लोन लिए जा रहे हैं, जहां लोग थोड़ा सा सोना ले जाकर गिरवी रखते हैं, वहां प्रोसेसिंग कम है, कागजात कम है और इसलिए वहां पर एनबीएफसी तेज हैं। दूसरा, चूंकि गोल्ड लोन का जो उद्भव केंद्र है, जो जन्म केंद्र है, वो दक्षिण भारत है और दक्षिण भारत के रूरल इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में बैंक्स की पहुंच, बैंक्स की एक्सेस बेहद सीमित है और वहां एनबीएफसी का बड़ा विस्तार है, मनप्पुरम, मुथूट जैसी कंपनियों का। तो वो जो गढ़ है, वो जो हिस्सा है, उसे अभी बैंक तोड़ नहीं पाए हैं। तो जो बड़ा बिजनेस आ रहा है वो इस एरिया से आ रहा है। दूसरी चीज है कि जो माइक्रो टिकट वाले, छोटे टिकट के लोन हैं और बार बार लोन लेने वाले जो कस्टमर हैं, जिनके साथ एक पर्सनल रेपो होता है एनबीएफसी का, वहां पर बैंक अभी नहीं पहुंचे हैं। लेकिन हाँ, इससे लोन बाजार साफ सुथरा हुआ है, एनबीएफसी की पहुंच बेहद कम हुई है। और आपको ध्यान रखना जरूरी है, जैसे हमने शुरुआत में कहा, कि गोल्ड लोन कंपनियों के स्टॉक्स पर नजर रखें, क्योंकि अब इनमें उतनी यील्ड या उतना मल्टीपल आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे आंकड़े आपके सामने आते जाएंगे आपको दिखाई देगा कि बैंक भी अब गोल्ड लोन बाजार में एक बड़े प्लेयर, एक मजबूत ताकत बन रहे हैं।